Welcome everyone back to the channel. Today we are deep diving into the payment of gratuity Act 1972. This is not just a basic overview. We are looking at the through the lens of UGC NET JRF Code 55, referencing to PR Sinha and new Social Security Code 2020. Then what we will cover today? We will cover the history origin, then legal concept objective, scope and applicability, key definition, क्या कंटिन्यूस सर्विसेज होती हैं, किससे आप डिस्क्वालिफाइड रहोगे, देन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, कौन कौन से फॉर्म है, रिकवरी प्रोटेक्शन क्या है, पेनल्टी क्या है, सोशल सिक्योरिटी कोड क्या है, एंड लास्ट में आपको पता है हम 15P/Q सॉल्व करेंगे. ठीक है. देन कम टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. इसका एक्ट का ओरिजिन कहाँ से आया? तो आपको पता है जब 1972 एरा से पहले की बात करूं मैं, तो ओरिजिनली ग्रेचुटी कैसे ट्रीट कर जाती है, जैसे एम्प्लॉयर वॉलंटरी गिफ्ट, जैसे बोनस था ना, ऐसी ग्रेचुटी ट्रीट करी जाती है कि एक तरह का गिफ्ट है, बॉन्टी गिफ्ट है, एक चैरिटी है. जब उनके पास कोई राइट नहीं है लीगल डिमांड करने का, लेकिन इस तरह से हम उन्हें चैरिटी दे सकते हैं, इस तरीके से ट्रीट करी जाती थी. लेकिन जैसे ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे केरला इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट आया 1970 में, और वेस्ट बंगाल के पास भी अपना लॉ निकाला, तो ये क्या हो गई, डिस्पैरिटी क्रिएट होने लगी, मतलब एक गैप क्रिएट होने लगा कि जो अदर कंपनी थी मल्टीपल स्टेट में, उनमें गैप आने लगा, क्योंकि केरला के पास भी था, वेस्ट बंगाल के पास भी था. तो अब इन्हें क्या करना, इन्हें क्या किया, इनकी यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट एम्प्लॉय के लिए, मतलब सबको एक जैसा मिलना चाहिए, इस तो नहीं केरला और वेस्ट बंगाल के लिए ही हो. तो उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट करने के लिए अब पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट निकाला, जो कि कब आया हमारा फोर्स में 16 सितंबर 1972. तो ये हमारी एक छोटी सी हिस्ट्री थी. अब हम मतलब समझेंगे कि ग्रेचुटी है क्या, इसका कंसेप्ट, इसका मीनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा ग्रेचुटी होती क्या है. तो देखो, ग्रेचुटी का जो मतलब था, ग्रेचुयस इट मीन्स फ्री गिफ्ट, मतलब इस पर अब ये फ्री गिफ्ट नहीं है. आप मान के चलिए जब एक्ट आ गया, इसका मतलब आपका स्टेचुरी राइट है, ये कोई चैरिटी नहीं है. अभी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे ना, ये चैरिटी है नहीं, ये क्या है, जब आप अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हो तो एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है. ये क्यों दिया था, ये रिवॉर्ड है एक तरह का, जब आप लॉन्ग कंटिन्यूस सर्विस करते हो तो ये एक तरह का आपको ग्रेचुटी के फॉर्म में आपको पैसा मिलता है. ठीक है. ये डिजाइन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी लॉयल्टी को खरीद सके. मतलब अगर आप सपोज करो कि अगर आपको क्या है कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक रहूंगा तो मुझे ग्रेचुटी मिलेगी, तो एक तो लॉयल भी रहेगा एम्प्लॉय, और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा. देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द वेज अर्निंग पॉपुलेशन. जो भी हमारे वेज अर्न कर रही है वर्कर, उन्हें एक तरह का सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है. एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ओल्ड एज, क्योंकि आपको कहीं ना लमसम अमाउंट तो मिलेगा जब आप फिजिकल डिसेबलमेंट हो जाएंगे. तो क्या है ये, या प्रोटेक्ट देयर डिपेंडेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉय प्रीमेच्योर डेथ. तो जो अगर किसी एम्प्लॉय का अगर डेथ भी हो जाती है, तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे उनको भी प्रोटेक्ट करता है. आपको पता है, तो ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको जब आपको कोई जैसे आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जो आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी डेथ भी हो जा रही है आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनकी हेल्प करता है. तो दो, एक तो सोशल सिक्योरिटी देगा और आपको ओल्ड एज में हेल्प करेगा. तो असेसिव रीजनिंग कैसे क्वेश्चन आता है कि पूछ रहे कि ग्रेचुटी इज द पार्ट ऑफ द रेगुलर वेज स्ट्रक्चर. नो, रेगुलर वेज स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये फोर्स है. ये क्या है, एक तरह का रिटायरमेंट टर्मिनल बेनिफिट है. ये सेपरेट है रेगुलर वेजेस से. ये कब दिया जाता है, ये जब भी दिया जाता है जब इंप्लॉयमेंट का टर्मिनेट होता है, और या उसने 5 साल की, टर्मिनेट होने के बाद भी 5 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए कम से कम. ठीक है. तो ये आपको ऐसा नहीं कि वेजेस का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपको पता है वेजेस में तो डीए वगैरह आता है. ठीक है. अब आते हैं हम लॉ पे कि अब स्कोप कहाँ है. ये क्या करता है, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, कंपनी, शॉप, इस्टेब्लिशमेंट, हर जगह ये अप्लाई है. जहां 10 या 10 से ज्यादा पर्सन है, किसी भी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, वो वहां अप्लाई हो जाएगा. तो अभी इसमें ये बोला जाता है कि अच्छा एक बात बताओ, ऐसे देखो असेसिव रीजनिंग में क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कितने परसेंट. असेसिव रीजनिंग होता है कि आपका माइंड का यूटिलाइज कर रहे हैं. तो जैसे असेसिव रीजनिंग में आ गया कि वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, इफ एन एस्टेब्लिशमेंट हिट द 10 एम्प्लॉय मार्क, एक्ट अप्लाई परमानेंटली. इफ द एम्प्लॉय काउंट ड्रॉप 5 इन नेक्स्ट ईयर, एम्प्लॉय कैन नॉट स्टॉप सीइंग पेइंग ग्रेचुटी. इसका कहने का मतलब है कि एक बार आपकी कंपनी में 10 लोग हैं, अब आपके अंदर आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो गया परमानेंटली.
अब भले ही आपकी एम्प्लॉय 5 रह जाएं, लेकिन आपको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, आप पेइंग खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द वन एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, जस्ट लाइक द बोनस एक्ट। देखो ऐसे इस तरीके से आप याद करो 10 फिंगर रूल्स, ठीक है। अगर इनमें से एक भी डाउन होगी तो भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर आई ट्रिगर एज सून 10 और मोर एम्प्लॉय एंड कुछ भी डाउन हो जाए हमेशा, तो ये हमेशा 10 ही रहेंगी, ऐसे बदे हुए रखें, ठीक है। देन कहाँ पे, फैक्ट्री, माइंस, प्लानेट एंड सॉफ्टवेयर। देन कम टू द डेफिनेशन, हु इज फैमिली, एम्प्लॉय कौन है, ठीक है। फैमिली क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। एम्प्लॉय कौन है, कोई एनीवन एम्प्लॉयड ऑन वेज, कोई भी एम्प्लॉयड है जो जिसे वेजेस मिल रहा है, भले वो मैनुअल हो, सुपरवाइजरी हो, क्लरिकल हो, ठीक है, उसको ग्रेचुटी मिलेगी, वो एम्प्लॉय कहलाएगा। देन पोस्ट 2009 अमेंडमेंट आया, उससे पहले क्या टीचर इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन जैसे 2009 का अमेंडमेंट आया, अब इसके अंदर ग्रेचुटी अब बोला गया है कि 2009 के बाद अब टीचर्स को भी ग्रेचुटी मिलेगी, ठीक है। ये इंक्लूडेड हो गया। कौन एक्सक्लूडेड है, अप्रेंटिसशिप एक्सक्लूडेड है। ये अभी इसके अंदर एम्प्लॉय की डेफिनेशन की, ग्रेचुटी के अंदर जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है उसके अंदर नहीं आते, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। देन कम टू द फैमिली, फैमिली कौन होती है, मेल एम्प्लॉय, उसकी खुद, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके डिपेंडेंट्स पेरेंट, विडो, चिल्ड्रन ऑफ प्रेडिसीज सन, ठीक है, या फिर उसके विडो हो गया, फिर उसके बच्चे जो जो हाँ इलीगल जो बोलते हैं वो हो गए, ठीक है। देन फीमेल एम्प्लॉय, सेल्फ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, बोथ आर ऑन और हस्बैंड, आपके जैसे कोई फीमेल है तो उसके भी मम्मी पापा और उसके हस्बैंड के भी मम्मी पापा, विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ प्रेस्टिजियस सन, ठीक है। एक्सेप्शन का है, देन इफ फीमेल एम्प्लॉय कैन लीगली एक्सक्लूड हर हस्बैंड फैमिली वी आर रिटेन नोटिस। अगर आपको एक्सेप्शन है कि अगर फैमिली जो फीमेल है वो रिटेन नोटिस दे दे कि मैं हस्बैंड की फैमिली नहीं इंक्लूड करना चाहती, और तो वो हो जाएगा, लेकिन मेल के संग ऐसा नहीं है। मेल कैन नॉट एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय कैन नॉट डू हिज टू हिज वाइफ फैमिली, मेल नहीं कर सकता लेकिन फीमेल कर सकती है, ठीक है। देखो इस तरीके से टीचर अब इंक्लूड हो गए 2009 के अमेंडमेंट के बाद, अब अप्रेंटिसशिप हमारे एक्सक्लूडेड है, ठीक है। इस तरीके से इमेजेस के थ्रू आपको याद रहेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको अच्छे से एक्ट समझ में आना, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ये टीचर का, यही रहेगा कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ो, अपना JRF क्वालिफाई करो। अगर आपको फ्री में एजुकेशन मिले तो उसका मुझे भी पता है, यूट्यूब पर कोई भी आज तक कोई भी डेडिकेटेड चैनल नहीं है जो स्पेशली कोड 55 पे डिजाइन हुआ, क्योंकि आपको पता है यही होता है, आप थोड़ी सी वीडियो डालते हैं फिर बाद में वो पेड हो जाता है, फिर बच्चे प्रॉपर नहीं तैयारी कर पाते। तो ये आपका डेडिकेटेड चैनल है, आप इसका यूटिलाइज करना सीखो। देन कंटिन्यूअस सर्विस, कैसे हम एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपने कंटिन्यूअस सर्विस करी है 5 साल तक तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा, ठीक है। ये है तो अनइंटरप्रेटेड सर्विस होनी चाहिए। अनइंटरप्रेटेड मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 साल करी फिर छोड़ दिया, नो, अनइंटरप्टेड सर्विस होनी चाहिए। बस उसके अंदर क्या क्या हमारे इंक्लूड होते हैं, लीगल स्ट्राइक के भी डेज काउंट होते हैं, लॉकआउट, ले ऑफ एंड अप्रूव्ड लीव, ये भी इंक्लूडेड होते हैं इस अनइंटरप्टेड सर्विस के अंदर। लेटेस्ट अमेंडमेंट में आएगा जो फीमेल एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव थी, पहले क्या थी 12 वीक की थी, अब क्या हो गई 26 वीक है। तो 26 वीक भी जो लीव है वो भी काउंटेड होंगी ग्रेचुटी के लिए, ऐसा नहीं आप उनको एक्सक्लूड कर दो, ये भी काउंट हो गए। और दूसरा, वर्किंग डे कितनी जरूरत है, इफ सर्विस इज इंटरप्टेड, अगर आपकी सर्विस इंटरप्टेड है तो कम से कम बिलो ग्राउंड है तो आपको कितना, एक साल में 190 दिन काम करा हुआ होना चाहिए और 6 मंथ में 95 डे काम करा होना चाहिए, ठीक है। और अदर स्टेब्लिशमेंट की बात करूं 240 डे 1 ईयर एंड 120 डे 6 मंथ, जैसा हर किसी में। अब आपको पता है अब ये किसके अंदर आ गया, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर आ गया, अब उसकी बेसिस पे हम इसको देखेंगे। तो ये इसका एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन के, अगर ये सब होगा तभी हम उसकी कैलकुलेट करेंगे। देखो डीप माइंस की बात चल रही है तो 190 डेज है एक साल में, क्योंकि वो हजारियस प्रोसेस में काम कर रहा है। अगर सरफेस लेवल पर काम कर रहा है तो 240 डे है, तो ये हमारा कंटिन्यूस सर्विस माना जाए। देन कम टू द पेमेंट रूल एंड फॉर्मूला। अच्छा हम ग्रेचुटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब इसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछती है, कभी कभी एग्जाम में वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने देता है। तो ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी मिनिमम 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। The 5 rule is waived only in case of death or disability, reservation does not waive it। उन्होंने बोला कि ये कब
नहीं माना जाएगा जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं माना जाएगा, ठीक है। और रेजिग्नेशन डज नॉट वेव इट, ठीक है। तो अगर इस चीज में ये नहीं माना जाएगा। देन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें कि ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखिएगा ग्रेचुटी इक्वल टू 15/26 इंटू लास्ट राउंड वेजेस इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। 15/26 क्यों है, क्योंकि आपको पता है संडे ऑफ रहते हैं, डेट्स वाई 26। तो ये फॉर्मूला आप 100% याद रखिएगा। वेज क्या होगा, लास्ट राउंड वेज बेसिक प्लस टीए, जितना है वो इंटू वेज होगा और कितने साल आपने काम किया। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपने 6 मंथ से ज्यादा काम किया तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका 1 साल सर्विस कहलाएगा। सपोज आपने 7 मंथ्स काम किया, 1.7 मंथ्स, तो अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, 2 ईयर कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। और सीजनल एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो वो क्या होगा, 7 डे वेज फॉर ईच सेशन, कम से कम हर सेशन में आपने 7 दिन काम किया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वेज है 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। देन आपने क्या किया 15 तो आप कैसे करोगे, और आपने 5 साल तक काम किया या फिर आपने 6 साल तक काम किया, तो आप कैसे करोगे 15/26 इंटू 10,000 एंड इंटू 6 ईयर सर्विस। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम जो है लिमिट है ग्रेचुटी की, वो 20 लाख से ज्यादा नहीं है, 20 लाख तक ही है। 2018 का जो अमेंडमेंट आया उसमें 10 लाख से 20 लाख कर दी है। 20 लाख से ज्यादा आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। देखो इस तरीके से अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से, जैसे हमारा पूरा एक मंथ है तो उसमें 4 संडे आए, तो डेट्स वाई डिनोमिनेटर इज 26। वी सब्ट्रैक्ट 4 संडे फ्रॉम 30 डे, तो अब फॉर्मूला बॉक्स क्या होगा, लेवल होगा 15/26, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते। देन कम टू द फोरफिटर ऑफ ग्रेचुटी। कब आप अपनी ग्रेचुटी को लूज कर दोगे, तो कब कर दोगे, जब ग्रेचुटी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोर्ट अटैचमेंट बट एम्प्लॉय कैन फोरफाइट इट अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। वैसे तो हमारे कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करके रखती है ग्रेचुटी को कि आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन किस किस कंडीशन में, पार्शियल किस्म होगा जब आपने एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है, ठीक है। तो अगर जितना डैमेज एक्सटेंड तक किया है तो उतना ही आप ग्रेचुटी को लॉस कर पाओगे। एब्सोल्यूट कब आपको बिल्कुल कब नहीं मिलेगी, जब आपका रिक्वायर एक्चुअल टर्मिनेशन ड्यू टू द वॉलेंट कंडक्ट एक्ट ऑफ मोरल टर्प्यूट कमिटेड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। जब आपने कोई ऐसा अपराध किया है जब आपको बिल्कुल भी ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। टर्मिनेशन इज मैंडेटरी, हाईलाइट that an employee cannot forfeit gratuity unless the employee service are actually terminate of specific ground duties conduct of moral। आप याद रखिएगा कि एम्प्लॉयर जब तक आपकी उसकी ग्रेचुटी को बंद नहीं कर सकता जब तक उसने वो टर्मिनेट एक्चुअली में नहीं हुआ हो इस बिहेवियर में, ठीक है, जब तक नहीं कर सकता। ओके। ट्रैप इफ एम्प्लॉय कमिट मिसकंडक्ट बट रिजाइन बिफोर द एम्प्लॉयर कैन इशू अ टर्मिनेशन लेटर। सपोज एम्प्लॉय ने कोई ऐसी बात करी लेकिन उसने पहले रिजाइन कर दिया, उसने कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया एम्प्लॉयर ने, तो फिर वो ग्रेचुटी उसको देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्रेचुटी लॉस है तो आपको टर्मिनेशन लेटर देना पड़ेगा। अगर आपने टर्मिनेशन लेटर दिया है तभी आप कर सकते हो, अनलेस अगर अब वो खुद ही एम्प्लॉयर चला गया, एम्प्लॉय ने कुछ मिसकंडक्ट किया पर रिजाइन कर दिया एम्प्लॉयर से पहले लेटर से, तो आप उसका ग्रेचुटी को नहीं कर सकते, ठीक है। एम्प्लॉय जनरली लॉस द राइट ऑफ प्रोवाइड ग्रेचुटी, तो एम्प्लॉयर को कोई राइट नहीं है कि वो उसकी ग्रेचुटी को स्टॉप कर सके। समझ गए कि एम्प्लॉयर अगर पहले बताएगा तभी आप कर सकते हो, उसके बाद एम्प्लॉय अगर पहले ही चला गया तो आपको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। देन कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। इंपॉर्टेंट फॉर्म इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक स्टेप है, किस तरीके से, सपोज करो आपको कोई डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट किससे कॉन्ट्रैक्ट करोगे आप, कंट्रोलिंग अथॉरिटी से करोगे। देन अपील विंडो का टाइमिंग कितना है, 16 डे टू द अपीलिएट अथॉरिटी। तो अपीलिएट अथॉरिटी से आप 60 डे के अंदर आप उनको साथ क्लेम मतलब उनको बता सकते हो कि यस ये लोगों ने ग्रेचुटी नहीं दिया, फिर आपको टाइमिंग नहीं मिला, तो एम्प्लॉय मस्ट डिपोजिट। तो आप याद रखिएगा जो एम्प्लॉयर है उसे क्या करने का, डिपोजिट फी करनी पड़ती है। अगर उसको कोई डिस्प्यूट करना पड़ता है, अगर कोई डिस्प्यूट अमाउंट देना पड़ेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद दे आर लीगली अलाउड टू फाइल अपील, ठीक है। तो एम्प्लॉयर अगर कोई कंप्लेन कर रहा है आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा फीस जमा करना पड़ेगा, एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा, जब भी आप फाइल कर सकते हो अपील के लिए। तो ये कंडीशन है एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है। तो सेकंड,
कुछ फॉर्म्स हैं। फॉर्म एफ क्या कहता है, नॉमिनेशन बाय द एम्प्लॉय। फॉर्म एफ में सारी डे होंगी कि उसमें क्या है कि क्या नॉमिनेशन है, एम्प्लॉय ने क्या नॉमिनेशन दिए हैं। फाइल विद इन द 30 डे ऑफ कंप्लीटिंग 1 ईयर, 1 साल हो जाए, 1 साल के अंदर अगर 30 दिन के, 1 साल कंप्लीट होने के बाद 30 दिन के अंदर, ठीक है, उसे नॉमिनेशन देने पड़ते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे कौन मुझे ग्रेचुटी ले सकता है। फॉर्म एफ बात करता है, ठीक है। फॉर्म आई बात करता है एप्लीकेशन फॉर पेमेंट बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, कि जो एम्प्लॉय एप्लीकेशन देता है पेमेंट की, वो फॉर्म आई के अंदर आती है। फॉर्म एल के अंदर आता है पेमेंट इशूड होता है बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर करता है इसे, कि उसे कोई पेमेंट इशू है तो वो नोटिस एम्प्लॉयर देगा, वो फॉर्म एल के अंदर। लुक देखो फॉर्म एफ में फैमिली, याद रखिएगा एफ स्टैंड फॉर फैमिली नॉमिनेशन, आई स्टैंड फॉर अप्लाई करता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय अप्लाई करेगा पेमेंट के लिए, और फॉर्म एल है लीगल नोटिस, जो कि जो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो भरता है, एम्प्लॉयर गिवन नोटिस टू पेमेंट रिजेक्शन। तो इस तरीके से हमारा एल स्टैंड फॉर लीगल, आई स्टैंड फॉर अप्लाई, एफ फॉर फैमिली, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देन रिकवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी, किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हो। सपोज एम्प्लॉयर ने मना कर दिया कि वो नहीं देगा, तो आप क्या करोगे। तो इसका भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। एम्प्लॉय फेल टू पे ग्रेचुटी विद द प्रिस्क्राइब 30 डे, उस 30 दिन के अंदर उसने नहीं दिया, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अप्रोच करेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी ड्यू अमाउंट ऑफ कलेक्टर, ठीक है, जो कलेक्ट करना है उसका एक अमाउंट लिख के सर्टिफिकेट पे देगी। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, कलेक्टर रिकवर द, अब कलेक्टर को देखिए, कलेक्टर क्या करेगा, उस मनी को रिकवर करेगा एम्प्लॉयर से इफ द वर एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अब इसमें भी दो फंड है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सपोज करो डिले पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन 30 डे, अगर उसने डिले करा 30 दिन के अंदर, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर जो आपने कलेक्टर था, जो अगर उसमें इन्वॉल्व हो गया, रिकवरी कर रहा है एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपने 30 दिन के उसमें डिले किया तो आपको सिंपल है, वैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैचमेंट, ग्रेचुटी का एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉय है, मतलब एक तरह का गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है कि कोई भी ऑर्डर, सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल कोर्ट उसकी ग्रेचुटी को सीज नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया है गवर्नमेंट ने। तो आपको पता है रिकवरी कैसे करते हैं एंड प्रोटेक्शन कैसे। देन कम टू द हाई यील्ड पेनल्टी, अब हम बात करते हैं पेनल्टी की। तो सपोज करो आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में, एलिजिबल एम्प्लॉई को आपने पे नहीं किया, तो आपको क्या है, मिनिमम 3 मंथ्स की सजा होगी और नेक्स्ट टू 1 ईयर एक्सटेंड हो जाएगी, फाइन आपका 10 to 20,000 और बोझ है। अगर आपने कोई स्टेटमेंट फॉल्स करा टू अवॉइड द पेमेंट और रिड्यूस द अमाउंट, ठीक है, तो पेनल्टी क्या आपको 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट है, फाइन अप टू द 10,000 और बोझ। थर्ड ऑफेंस, आपने नॉन कंप्लायंस विद कंपलसरी इंश्योरेंस, अगर आपने क्या किया, जो कंपलसरी इंश्योरेंस थी उनको साथ फॉलो नहीं किया, तो आपको 10,000 का फाइन है। और आप एम्प्लॉय फिर भी नहीं कर रहा कन्विक्शन के बाद, तो एडिशनल फाइन उसका हर 1,000 हर दिन बढ़ेगा, ठीक है। ये इसकी पेनल्टी है, सबसे मेन पेनल्टी है डिले इन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है, ये वाली सबसे मेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेनल्टी है। देखो 3 मंथ्स का मिनिमम और एक्सटेंड हमारा कहाँ जा सकता है, 1 साल तक जा सकता है अगर आपने पेमेंट ग्रेचुटी में डिले किया है। देन अब आता है एक नया फेज। अब हमने पूरा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मेन उसमें क्या पढ़ा, आपको पता है 5 ईयर की सर्विस पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा, और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, और कितना मैक्स टू मैक्स है। अब हम पढ़ेंगे 1970 जो एक्ट है वर्सेस सोशल सिक्योरिटी कोड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब ये एक्ट डेड हो चुका है, ये किसके अंदर आ गया, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर आ चुका है, और हम इसके कंपेरिजन के बेसिस पर पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी। 1972 एक्ट की बात करें तो उसमें क्या था, 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, बस एक्सेप्शन थे, अगर किसी की डेथ हो जाए, डिसेबलिसमेंट तो नहीं होगा, पर कंटिन्यूस आपको 5 ईयर सर्विस करोगे जब भी आपको मिलेगा। लेकिन जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड आया 2020, उसने बोला 5 ईयर रिक्वायरमेंट इज रिमूव कर दिया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को, उन्होंने बोला एलिजिबिलिटी है फॉर ग्रेचुटी ऑन प्रो रेटा बेसिस इफ दे कंप्लीटेड 1 ईयर सर्विसेज। तो अब बात है कि अब आपने कंप्लीटेड 1 ईयर सर्विस कर लिया, तो उसकी बेसिस से आपको ग्रेचुटी मिलेगी। अभी प्रो रेटा बेसिस, जैसे सपोज करो आपने 1.5 मंथ किया है, तो आपकी कैलकुलेशन उसी के बेसिस पर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें ये है, तो दिस वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एंड प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको पता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है वो तो कंटिन्यूस 5 साल तो बहुत
नहीं करते ना, रियली उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, या प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर हैं जो कि 5 साल तक नहीं पहुंच पाते, उन लोगों को बचाने के लिए अब ये आया है कि आपने आपका ये रिमूव कर दिया है, आपने क्या हुआ कंप्लीट, अगर 1 साल की सर्विस की हुई है उसके बाद कितने भी महीने, उसके बेसिस पे हम आपको ग्रेचुटी कैलकुलेट करके दे देंगे। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी अब आपकी चेंज। देन सेकंड चेंज क्या आएगा, रिड्यूस थ्रेशोल्ड एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट। 1972 एक्ट की बात करें तो जो वर्कर जर्नलिस्ट थी, जो जर्नलिस्ट थी उनके लिए भी 5 साल था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया 3 साल का कर दिया जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है। दो चीजें चेंज हुई। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, 50% ऑफ वेज रूल, जो कि आपकी कोड ऑफ वेजेस में भी पड़ा। उन्होंने बोला कि जैसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो एम्प्लॉयर था वो क्या करता, बेसिक पे को बहुत लो रख रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि जो, और अलाउंसेस को बहुत हाई रखता था, जिससे कि ग्रेचुटी जो पे आउट था वो बहुत कम मिलता था, क्योंकि अब सपोज करो बेसिक पे कम है, तो उन्होंने क्या किया 50% का रूल लेके आया कि टोटल रिम्यूनरेशन है जो अलाउंसेस है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज करो आपकी टोटल सैलरी 1 लाख है, आपके अलाउंसेस है 70,000, मतलब 70% है, तो अब 20, तो अब इसने बोला कि कम से एक्सेस 50% ही होना चाहिए। 50,000 होगा तो कोई बात नहीं, अगर 50,000 से ज्यादा है तो जो 20,000 है अब वो कहाँ पे ऐड होके हो गया, आपका बेसिक वेजेज में आ गया। जो 30,000 था अब वहां पे क्या चला गया, 50,000 हो गया, अलाउंसेस आपका 50,000 हो गया। तो कैलकुलेटिंग ग्रेचुटी किस पे होगी, 50,000 पे होगी, ना कि 30,000 पे। ये एक रूल आया, सॉल्यूशन दिया। देन चौथा जो चेंज आया वो क्या है, 1972 एक्ट की बात करें तो पेमेंट ऑफ रेट 7 डे वेजेस फॉर ईच सेशन। उन्होंने बोला कि हर सेशन में कम से कम 7 दिन तो काम करा होना चाहिए, तब उसे ग्रेचुटी मिलेगी, ठीक है। 2020 कोड आया, उन्होंने बोला मेंटेन द 7 डे रूल, मेंटेन तो करा, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये डेफिनेशन जो सीजनल की थी, प्रिवेंट लीगल लूपहोल यूज्ड बाय एम्प्लॉयर टू अवॉइड पेमेंट, उन्होंने क्या किया इसकी जो डेफिनेशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया, जिससे कि कोई भी लीगल ऊपर जो एम्प्लॉयर है वो इनके पेमेंट में अवॉइड ना कर सके, ठीक है। इसलिए सीजनल में कंटिन्यूस सर्विस क्लैरिफिकेशन 2020 explain interstate migrate workmen under provide a clear framework for calculating their continuous service when they move from different unit of the same establishment। और उन्होंने एक कंटिन्यूस सर्विस में एक चीज और बताई है कि उन्होंने कहा इंटरस्टेट जैसे माइग्रेट वर्कमैन है, ठीक है, अब उन्होंने कहा एक स्टेट में काम किया फिर दूसरी स्टेट में काम किया, तो उन्होंने कहा कंटिन्यूस सर्विस कैलकुलेट होगी, भले वो दूसरी यूनिट में चले जाए, अगर सेम स्टेब्लिशमेंट दूसरी यूनिट में गए तब भी वो एज ए कंटिन्यूस सर्विसेज काउंट होगी। तो ये हमारे 5 चेंजेस आए। देखो इस तरीके से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 1 ईयर हो गया, ठीक है, 5 ईयर से। वर्किंग जर्नलिस्ट हमारा 3 ईयर हो गया 5 ईयर से। देन 1, 3, 5, और वैसे हमारा 5 ईयर ही है अदर रेगुलर एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आया है। अब हम कंपैरिजन स्टडी करते हैं, तो जनरल एलिजिबिलिटी 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस है, 5 ईयर सर्विसेज है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नो स्पेसिफिक प्रोविजन, 5 ईयर था, लेकिन उन्होंने बोल दिया 1 ईयर प्रो रेटा बेसिस, मतलब आप अगर आपने 1 ईयर किया हुआ, अगर आपने 1.6 मंथ 1.5, तो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर दी जाएगी, ठीक है। वर्किंग जर्नलिस्ट 5 ईयर का है, अब यहाँ पे 3 ईयर्स का रहेगा। 20 lakhs दोनों का सेम है। मैटरनिटी लीव 26 सेम है। वेज डेफिनेशन बेसिक प्लस दिए, अब न्यू वेजेस कोड की जो डेफिनेशन है कोड 2020 की, उसमें अब रिटेनिंग अलाउंसेस आ गया। रिटेनिंग अलाउंसेस किसके लिए होता है, सीजनल नेचर का जो काम करते हैं ना, जब हर सीजन में काम नहीं चलता तो उनका जो अमाउंट दिया जाता है वो भी हमारा बेसिक वेजेस में आता है। अलाउंसेस कैप जो है, कोई भी स्पेसिफिक कैप नहीं थी, आप कितना भी लो रख लो, लेकिन यहाँ पे आया 50% टोटल रेम्युनरेशन तो होना ही चाहिए। कैलकुलेशन फॉर्मूला 15/26 इंटू वेज इंटू ईयर्स, यही सेम है, तो यही है, इतना नहीं है, बहुत इजी एक्ट है, इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। कम टू द PYQ। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि मैंने आपको बताया कि आपको ये फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो फॉर्म में एफ क्या है हमारा, फॉर्म में एफ होता है नॉमिनेशन के लिए, तो मैंने आपको बोला था कि फॉर्म में ऐसे याद करना, फैमिली जो डिपेंडेंट है वो नॉमिनेशन है, ठीक है। फॉर्म एफ हो गया हमारा नॉमिनेशन के लिए, एंड हमारा जो फॉर्म बी है वो किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए, ग्रेचुटी के लिए, और फॉर्म एल है नोटिस ऑफ पेमेंट के लिए। तो योर आंसर इज बी। तो आपको पता है फॉर्म ए फॉर नॉमिनेशन, फॉर्म आई फॉर एम्प्लॉय एप्लीकेशन देता है, और फॉर्म एल में एम्प्लॉयर लीगल नोटिस पेमेंट का करता है। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। देन कम टू द अरेंज द स्टेप ऑफ ग्रेचुटी रिकवरी करेक्ट। मैंने आपको पता है ग्रेचुटी के भी स्टेप्स हैं कि आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या था,
एम्प्लॉयर फेल टू पे, सबसे पहले ये कंडीशन है अगर एम्प्लॉयर विद इन 30 डे नहीं देता है, तो पहला स्टेप आ गया आपका सेकंड, ठीक है। देन अब वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और एक सर्टिफिकेट लेगा, तो 2 3 देन 1, देन फिर क्या करेगा, जो कलेक्टर सर्टिफिकेट किसको देगा, कलेक्टर अथॉरिटी कलेक्टर को देगी, फिर कलेक्टर उससे रिकवर करवाएगा एज ए एरियल लैंड ऑफ रेवेन्यू कंपाउंड इंटरेस्ट देके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा सी। देन रिकवरी स्टार्ट विद द एम्प्लॉय डिफॉल्ट फॉलोड बाय सीए सर्टिफिकेट देन कलेक्टर रिकवरी। Then come to the question number 3. Calculate the gratuity for the monthly rated employee with 10 years 7 months service and last round salary 26,000. तो मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट राउंड सैलरी जो होती है वो आपके 26,000, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। आप इसको, आपको फॉर्मूला इजीली से पता है 15/26। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो किस तरीके से करते हैं हम, 15/26 इंटू आपका 26,000, ठीक है। और आपको पता है कि 10 साल 7 महीने, अब ये क्या इंक्लूड होगा, 10 साल 7 महीने को हम कैसे लिखेंगे, 11 ईयर्स। जब कोई आपकी 6 मंथ से अब होती है तो वो ये कहते हैं 1 साल काउंट होती है। तो आपका आंसर आ रहा है 1,65,000। तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपने, देखो आपको कुछ नहीं करना, 15/26 इंटू आपका 26,000 एंड इंटू आपका 10 ईयर 7 मंथ्स को आप एज 11 ईयर्स काउंट करोगे, क्योंकि ये 6 मंथ से अबव है। तो योर आंसर इज बी, ठीक है। Then come to the question number 4. Which of the following statement regarding the applicability of act is correct? कौन सा statement correct है? It apply to shop with 10 plus employee, ठीक है। Once applicable, it sees if employee count drop below 10. तो देखो पहला तो सही है कि 10 से ज्यादा अगर लोग ज्यादा हैं तो वहां पे अप्लाई होगा। तो उन्होंने बोला कि एक बार बस ये एक बार अप्लाई होता है, अगर ये बंद हो जाएगा अगर आपके एम्प्लॉय 10 से नीचे आएंगे। तो मैंने आपको ऐसे इमेज बताई कि 10 एज स्ट्रिक है, कितने भी चले जाए ग्रेचुटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो स्टेट 1 आपका राइट है, स्टेट 2 आपका रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या है, ओनली स्टेट 1, क्योंकि यही स्टेटमेंट 1 आपका मतलब राइट है। तो स्टेट 1 रॉन्ग क्यों है, स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर अप्लाई हो गया तो वो परमानेंट अप्लाई रहेगा, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. ग्रेचुटी कैन होली फोर्टिफाइड इफ सर्विस टर्मिनेट फॉर, मतलब कंप्लीटली आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, किन किन कंडीशन में नहीं मिलेगी, ड्यूटीरियस कंडक्ट, यस, एक्ट ऑफ वायलेंस, मोरल ट्रिब्यूट एंड नेग्लिजेंस कॉजिंग प्रॉपर्टी लॉस। देखो नेग्लिजेंस कॉजिंग प्रॉपर्टी लॉस में तो नहीं है, लेकिन आपको 3 टाइम, आपको 1 2 3, ओके। तो योर आंसर इज सी, क्योंकि पार्शियल अगर आपने कहा, देखो प्रॉपर्टी अगर लॉस हुआ तो आपको पार्शियल ग्रेचुटी मिल जाएगी जितना उसका अमाउंट कैलकुलेट करके, पर आपको कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, आपने वायलेंस किया है, मोरल ट्रिब्यूट किया है, तो आपको नहीं मिलेगी। तो आपका आंसर होगा 1 2। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. मैच द ऑफेंस विद इट्स पेनल्टी। अगर आपको ऑफेंस मैच करना है किस किस पेनल्टी को, फॉल्स स्टेटमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी क्या है, तो आपको पता है नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अगर आपने नहीं दिया तो मिनिमम 3 मंथ्स था, मैक्सिमम 1 ईयर था, और फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो मैक्सिमम 6 मंथ जेल था। तो अगर आप करो बी का 1, कहाँ पे हमारा बी का 1 यहाँ पे, और ए का 2, ठीक है, बी का 1 ए का 2, तो योर आंसर इज बी। तो मैंने आपको बताया फॉल्स स्टेटमेंट के लिए मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का है, लेकिन नॉन पेमेंट के लिए मिनिमम 3 मंथ है, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर। Then come to the question number 7. Under the Social Security Code 2020, what is eligibility for fixed term employee? मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड आया वो एलिजिबिलिटी कितना रहा, 1 ईयर प्रोरेटा के बेसिस पे, ठीक है। अब पहले क्या था, 5 ईयर सर्विसेज के बेसिस पे। 2020 कोड आया कि रिड्यूस द एलिजिबिलिटी 1 ईयर कर दी है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Who among the following is not an employee under the Payment of Gratuity Act 1970? कौन इसके अंदर नहीं आता, मैंने आपको बताया 2009 का अमेंडमेंट आया तो टीचर इंक्लूड हो गया एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। पर्सन इज सुपरवाइजरी कैपेसिटी आता है, पर्सन इज मैनेजर रोल आता है, अप्रेंटिसशिप नहीं आता, ठीक है, ग्रेचुटी अप्रेंटिसशिप को नहीं मिलती। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. देखो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, इफ टोटल रेम्युनरेशन इज 1 लाख, अलाउंसेस वर 70,000, व्हाट इज द वेज फॉर ग्रेचुटी। तो इसने कैलकुलेट नहीं किया, उन्होंने बोला कितने पे हम ग्रेचुटी कैलकुलेट करेंगे।
तो आपका टोटल रिम्यूनरेशन क्या है, 1 लाख है। तो मैंने आपको बताया कि जो नया कोड आया उसमें 50% का होता है, आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो 1 लाख है, इसका मतलब अलाउंसेस आ रहे हैं आपके 70%, ठीक है। लेकिन अभी नया कोड का रूल है कि 50% से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, तो 70% को आप माइनस करके कितना होना चाहिए, 50,000। तो यहाँ पे 55,000 हो जाएगा। तो अब ग्रेचुटी किस पे कैलकुलेट होगी, ग्रेचुटी हमारी होगी 50,000 पे, ठीक है। याद रखिएगा कि जो 50% से एक्सेस होता है वो हमारा वेजेस में ऐड हो जाता है। तो अब आप ये मत करिएगा कि अगर उसका 1 लाख है, 70 का अलाउंस है, 30,000 पे बेसिक पे कैलकुलेट करते हो तो आप रॉन्ग हो। आपको किस पे करना पड़ेगा, 50,000 पे, ठीक है। अगर 50% से नहीं है, 70% अलाउंसेज है, तो आपका एक्सेस 20 की है, तो बेसिक हमारा 30 था, 30 + 20 = 50,000। उन्होंने बोला कि कितने दिन एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा अगर वो 6 डे वीक कर रहा है, अगर उसने एस्टेब्लिशमेंट टू कंप्लीट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज। तो देखो, अगर इसमें एक चीज मिस होगी, माइल की, ठीक है। तो माइल्स के लिए क्या है हमारा, अगर वो करेगा तो रिक्वायरमेंट होगी उसको 190 डेज के लिए, ठीक है। तो 190 डेज के लिए, वैसे जनरल हमारा 240 डे रहता है, और अगर 6 मंथ का है तो 120 डेज। Regarding the definition of family, which statement is incorrect? Family में कौन होता है, include dependents parents, ठीक है। A female can exclude her husband family, ठीक है। Incorrect बोला है। A male can exclude his wife family, include children and predecessors son। देखो, dependents parents तो होते हैं, yes family written notice देके हस्बैंड की फैमिली को एक्सक्लूड कर सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। ये मेल कैन एक्सक्लूड हिज वाइफ फैमिली, नो, मेल एक्सक्लूड नहीं कर सकता वाइफ की फैमिली को। एंड ऑप्शन एंड इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ प्रेडिसेसर सन, यस, इनके भी इंक्लूड होता है। तो योर आंसर इज सी, ओनली फीमेल एम्प्लॉय हैव अ राइट टू एक्सक्लूड देयर इन लॉ, बट मेल नॉट हैव अ राइट टू एक्सक्लूड देयर इन लॉ। Then come to the question number 12. An employee must file a nomination with how many day completing 1 year of services. तो अगर आपकी कितने दिन की सर्विसेज के बाद वो नॉमिनेशन के लिए फाइल कर सकता है। तो अब मैंने आपको बताया अगर 1 साल हो जाए तो 30 दिन के अंदर वो नॉमिनेशन की फाइल सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग 1 साल के बाद 30 दिन के अंदर, और कहाँ करेगा, फॉर्म F में करेगा। Then come to the question number 13. Gratuity is protected from attachment to any court decree. Reason, gratuity is reward for long service, provide social security. तो अब इसका अगर मान के ग्रेचुटी क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अटैचमेंट से प्रोटेक्ट करके रख रही है ग्रेचुटी एनी कोर्ट डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो आपकी ग्रेचुटी में से लॉस नहीं होता है, एम्प्लॉय की जो ग्रेचुटी है उसे एकदम प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, मतलब ये कोर्ट ने दिया है कि आपकी ग्रेचुटी बची रहेगी। द रीजन, ग्रेचुटी के रिवॉर्ड है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लॉन्ग सर्विस की है, तो आपको ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो आई थिंक बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट एंड प्रिसाइड बिकॉज इट्स सोशल सिक्योरिटी, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अब इसने क्या क्वेश्चन दिया कि इसको आप प्रोसेस को एक ऑर्डर में करो, जैसे हमें अपील करनी होती है तो किस तरीके से हम अपील करेंगे। तो अब इसने क्या किया कि सबसे पहले क्या, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, ऑर्डर बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी, डिपोजिट द डिस्प्यूट अमाउंट। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करोगे आप, ऑर्डर बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो अब आपका कौन सा क्वेश्चन, सबसे पहले ऑर्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी देगी, देन आप कहाँ जाओगे, डिपॉजिट करोगे डिस्प्यूट अमाउंट, जितना एम्प्लॉयर को पहले वो डिस्प्यूट अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा तभी वो फाइल कर सकता है। देन 2, 3, देन अपील टू, अब वो अपीलेट अथॉरिटी में अपील करेगा। तो योर आंसर बी। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग अथॉरिटी गिवन ऑर्डर, देन एम्प्लॉयर मस्ट डिपॉजिट द मनी, देन अपील इज फाइल, पहले उसको मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो योर आंसर इज देन क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 रिड्यूस द ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। यस, मैंने आपको बताया पहले 5 साल थी, अब उन्होंने क्या किया 3 इयर्स पे आ गई है, ठीक है। तो अब आपको 2020 में लोअर द लिमिट कर दी जर्नलिस्ट के लिए 3 इयर्स। देन आज हमारा ग्रेचुटी एक्ट 1972 कंप्लीट हो गया है, और सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या क्या चेंजेस आए वो हमने पढ़े, देन हमने PYQ पढ़े। अगर स्टिल आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कोई भी एक्ट, आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ कुछ ऐसे लर्नर है जिन्हें नहीं मिल पा रहा, आप उनको जाके वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।